नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना की पहली लहर को कोई समझ नहीं पाया, दूसरी लहर में कोरोना ने कहर बरपाया। चारों तरफ हाहाकार रहा, देश कई महीनों तक लॉकडाउन में रहा। जलती ही अनगिनत चिताओं से लेकर परिवारों में मातम ने सभी को दहशत में डाल दिया था। लेकिन आज देश के हालात उन स्थितियों से काफी ज्यादा अच्छे हैं। देश में 135 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है, लेकिन साल के अंत होते होते ओमिक्रॉन आ चुका है। देश के 17 प्रदेश में इसकी दस्तक है। यूके में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए। फ्रांस में 84,000 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए। कई संस्थाएं आगाह कर चुकी हैं कि संभलने की जरूरत है, वरना कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस हैं, वहां लॉकडाउन ना लगाना पड़े, इसलिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के गांव में गांव वालों ने ही खुद 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। राजस्थान में 22 ओमिक्रॉन केस आ चुके हैं। नाइट कर्फ्यू पर फिर से मंथन होने लगा है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, सतर्क रहना है, फिर से सावधान होना है, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती और होठे की मुस्कान मास्क से कम नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जिंदगी महफूज रहेगी। इसलिए आज हम सभी से अपील कर रहे हैं कि वो बिना मास्क अगर कोई दिखे उसको रोको और फिर टोको, ताकि वो महफूज रहे, आप भी महफूज रहे और प्रदेश 2021 में वापस 2020 के दौर में ना लौटे, बल्कि 2022 की तरफ हंसते हुए कदम बढ़ाए। हकीकत यह है कि दिल्ली में कई पाबंदियां लगा दी गई हैं, महाराष्ट्र में पाबंदियां हैं, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा, हरियाणा में जागरूक किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक गंभीर हैं, लेकिन हमें भी गंभीर होना है, फिर से अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। इसलिए आज हम आपको न सिर्फ जमीनी हकीकत दिखाएंगे, बल्कि डॉक्टर्स के जरिए समझाने की कोशिश भी करेंगे कि अब आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और कैसे तीसरी लहर को आने से रोकना है। क्योंकि अगर तीसरी लहर आई तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों पर यह भारी पड़े। भूलिए मत कि अभी तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है और देश भर के कई हिस्सों में बच्चे कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं आरयूएचएस के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह जी, जोधपुर से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अशोक सिंह जी, एमडी मेडिसिन डॉक्टर नीलेश जैन जी। लेकिन शुरुआत अजीत सिंह जी आपके साथ। कई संस्थाएं ऐसी है जो कह रही हैं कि अगर नहीं संभले और ओमिक्रॉन जिस तरीके से बढ़ रहा है, जनवरी के अंत तक तीसरी लहर आ सकती है। क्या ऐसी संभावनाएं हैं? क्योंकि राजस्थान भी वो प्रदेश है जो टॉप 5 में आता है, जहां 22 केस अभी तक रिकॉर्ड हो चुके हैं, रजिस्टर हो चुके हैं। वो एक अलग बात है, ज्यादातर नेगेटिव हो चुके हैं। जिस ढंग से प्रदेश के अंदर ओमिक्रॉन केसेस की संख्या बढ़ रही है और जिस ढंग से भारत के अंदर जहां महाराष्ट्र है 1 नंबर पर, दिल्ली है 2 नंबर पर और हमारा राजस्थान भी काफ़ी धीरे धीरे ओमिक्रॉन केसेस की संख्या बढ़ रही है। और जहां हम विश्व के आंकड़ों पर अगर एक नज़र डालते हैं तो चाहे यूएस के फिगर्स ले लीजिए, चाहे यूके के फिगर्स ले लीजिए, जो फिगर्स दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर थे वो अब कहीं हज़ारों की संख्या में और इवन लाखों की संख्या में टोटल फिगर टच करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा का ऐसा ही अगर आकलन हम राजस्थान का अगर करते हैं और जिस ढंग से स्थिति को अभी पूरी तरह से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मॉनिटरिंग के आधार पर सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, सारी जागरूकता के आधार पर संवेदनशीलता को देखते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने के लिए गाइडलाइंस वगैरह जारी कर रखी है। इन सभी की पालना अगर सुनिश्चित रही तब हम इस लहर से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस गाइडलाइन की पालना में कहीं लेक्यूना रहता है, चाहे वो जनता के स्तर पर रहे या वैक्सीनेशन का कहीं कोई परसेंटेज छूटता है, तो वो हमारे लिए घातक हो सकता है। और ये 2-3 चीज़ें ऐसी है जिनकी वजह से हम कहीं ना कहीं तीसरी लहर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अशोक सिंह जी, सर जोधपुर की स्थिति को समझा जाए तो वर्तमान स्थिति क्या है, हर तरीके से बताइए सर। वैक्सीनेशन कितना हो चुका है, क्या ओमिक्रॉन की कोई दस्तक वहां महसूस की गई, और अगर ओमिक्रॉन आता है तो संभलने के लिए क्या कुछ किया गया? लोगों की जागरूकता में क्या आपको एहसास हो रहा है कि कमी आ रही है?
पहला तो वैक्सीनेशन तो अभी प्रोग्रेस में चल ही रहा है। सेकंड जो सेकंड वेव आई थी उस वक्त हम जितने प्रिपेयर्ड नहीं थे उससे हम कह सकते हैं कि कई गुना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। अगर वेव आती भी है तो जो फैसिलिटीज़ पहले हमारे पास नहीं थी वो राज्य सरकार ने सारी उपलब्ध करवा दी है। ऑक्सीजन प्लांट्स करीब करीब सभी जगह लग गए, इवन रूरल एरिया में भी लग गए हैं। बेड्स जो है इंक्रीज़ किए गए हैं, मेडिकल कॉलेज में भी बेड्स इंक्रीज़ किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन वाले बेड्स को डेवलप किया गया है। तो अगर हम इस तरीके से वापस अगर थर्ड वेव का हमें सामना करना पड़ा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमें वो परिस्थितियां नहीं झेलनी पड़ेगी जो पिछली बार हमें झेलनी पड़ी और निराशाजनक स्थिति तक पहुंचने की स्थिति आ गई थी। हालांकि सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया और भागदौड़ की तो उतनी कैजुअलिटीज़ तो नहीं हुई जिस तरीके से जिस वेग से आया था सेकेंड वेव। तो ये रहेगा हमारा अभी का जो सीन है उस हिसाब से। तो और जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लापरवाही तो डेफिनेटली बढ़ी है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करीब करीब छिन्न भिन्न हो गया है। आप देखें तो शहर में भी 20% लोग मास्क लगाते हैं, 80% नहीं लगाते हैं। कोई चौराया आता तो ठीक है सर, क्योंकि आप 20% कह रहे हैं, मेरी सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय जमीनी हकीकत को दिखाने के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा सकता है कि शायद 20% भी फॉलो नहीं कर रहे होंगे। सर आयुषी, आप जयपुर के किस हिस्से में मौजूद हैं और क्या वाकई में लोगों के अंदर कोरोना का डर बचा है या सब ये मान चुके हैं कि जिंदगी सामान्य हो चली है, मास्क नहीं लगाना है? बिल्कुल विजेंद्र, आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूँगी जयपुर के लालकोटी स्थित सब्जी मंडी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। देखिए, जितने चेहरे हैं उसमें से कुछ ही लोग हैं जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। अधिकतर के चेहरों से मास्क नदारद नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो कि जो खतरा का डर था हमारे जहन से वो पूरी तरीके से निकल चुका है। आपने मास्क लगा रखा है, क्या लगता है आपको मास्क लगाना ज़रूरी है? ज़रूरी है। किससे बचना है आपको जिससे मास्क लगाना है? कोरोना से। क्या आपको पता है कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है? चलिए, कुछ भी बोलने से ये बच रहे हो, पर इतनी समझदारी इनमें है, इतनी जागरूकता है कि मास्क इन्हें लगाना है। देखिए, कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगी। कुछ लोग भी आए सब्जी खरीदे, उनसे बात करते हैं। सर, आप सब्जी खरीदने आए, मास्क लगा रखा, कितना ज़रूरी समझते हैं इसको? शायद हो सकता है कुछ बिजी हो, इस वजह से कुछ भी कहने से बच रहे हो, पर कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है। तो अभी आपने मास्क नहीं लगा रखा है, क्या वजह है इसके पीछे? मास्क है नहीं है मैडम मेरे पास, लगा रखा था, है नहीं है अभी फिलहाल। अभी फिलहाल नहीं। क्या अभी आपको लगता है कि जो कोरोना का डर हम सब में था पहली लहर में, दूसरी लहर में, वो कम हो गया है? हाँ, कम हो गया है थोड़ा, बाकी अभी फैलने का और भी खतरा है। पर नए वेरिएंट के बारे में आपको पता है? जो नया वेरिएंट आया है ओमाइक्रॉन, अभी मैडम है नहीं है मास्क मेरे पास, लगा लूँगा। नहीं, वो तो आप लगा लोगे। बस मैं इतना समझना चाह रही हूँ कि आप जागरूक हैं उसके लिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल जागरूक। कोरोना की दोनों वैक्सीन की जो डोज है आपने लगवाई? दोनों डोज वैक्सीन लगवाई थी, एक लगवाई थी। एक लगवाई, दूसरी लगवाएंगे? लगवाएंगे ना, पक्का। चलिए, तस्वीरें आपने देखी विजेंद्र, तो सब लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। कुछ लोगों को समझ भी है कि मास्क लगाना चाहिए। सर, आप सब्जी लेने आए, मास्क आपने लगा रखा है, तो बड़ी जागरूकता आप यहाँ पर नजर आ रही है। कोरोना vaccines you have like that the cases of corona. If we are safe of like corona cases, we can solve it only mask and sanitizers used like that. और सर, जितने जागरूक आप नजर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि दोनों वैक्सीन अभी भी ऐसे लोग हैं जो मास्क लगा रहे हैं और वाकई में इन लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, एक और वेरिएंट लेकर आ गया। हमारे साथ डॉक्टर नीलेश जैन जी हैं, MD मेडिसिन हैं। नीलेश जैन जी, दूसरी वेव के दौरान सर दवाइयों की भारी किल्लत रही, ब्लैकमेलिंग के मामले भी सामने आए, ऊंचे दामों पर बेड से लेकर और मेडिसिन तक बिकती हुई भी नजर आई, इस तरीके की खबरें भी आई। तीसरी लहर अगर आती है तो क्या हम इन सब चीजों के लिए तैयार हैं? क्या हमने बैकअप प्लान तैयार किया है? सेकेंड वेव की हम बात करें तो सेकेंड वेव में काफ़ी हद तक स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बिल्कुल चरमरा गई थी। जहां ऑक्सीजन की किल्लत थी, एंटीवायरल मेडिकेशंस, चाहे वो फेविपिरावीर हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे और भी अदर मेडिकेशंस हों, ये सब चीज़ें
डेफिनेटली, क्योंकि एकदम से जो डेल्टा वेरिएंट की जो सीवियरिटी सामने आई थी, जो पहली कोरोना वेरिएंट जो फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना थी उसमें उतना सीवियर नहीं था, और हो सकता है शायद उस पहले वेव के चलते हुए ही कि ये बहुत माइनर वेरिएंट है, कोरोना कोई घातक नहीं है, हमने उसको बहुत लाइटली लिया था। और सेकेंड वेव जो कि डेल्टा वेरिएंट जो कि बहुत ही घातक साबित हुआ, जिसमें कि स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी हद तक जो है प्रभावित हुई, और ये सब सिचुएशंस जो हैं सामने आई। अभी जो थर्ड जो वेव की जो हम बात कर रहे हैं कि थर्ड वेव कोरोना की बिकॉज ऑफ दिस वेरिएंट ओमिक्रॉन जिसे हम कह रहे हैं, उसकी वजह से थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, या वैसी स्थिति पैदा होगी या नहीं होगी। जैसा कि आयुषी ने बताया कि सब्जी मंडी जयपुर में जब देख रही हैं तो कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं और कुछ लोग नहीं लगा रहे हैं, तो थर्ड वेव का आना या नहीं आना सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से नहीं लगा रहे हैं। दोनों बातों में अंतर है सर। जी, ज़्यादातर नहीं लगा रहे हैं, यही तो सरकार की यही पहल है कि आप हर एक आदमी अपने से नेक्स्ट आदमी को टोके यदि उसने मास्क नहीं लगा रखा है। तो ऐसा नहीं है केवल आपने मास्क लगा रखा है, यदि सामने वाले ने नहीं लगा रखा है तो वो भी आपके लिए घातक हो सकता है। तो आप अपने आसपास वालों को टोकें कि थर्ड वेव आना या नहीं आना हर एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। था कि दूसरी लहर से सबने कुछ कुछ सीखा है, क्या ये सीख हमें मिल चुकी है कि मेडिसिन बैकअप में चाहिए, इस्तेमाल हो या ना हो, अगर इस्तेमाल की जरूरत हो तो कम ना पड़े? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में हमने देखा है कि WHO या ICMR इनकी गाइडलाइंस हर समय चेंज होती रही हैं। पहले हमने बात किया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, फिर बात किया रेमडेसिविर की, या बात की फेविपिराविर की। तो गाइडलाइन के अनुसार ये मेडिकेशंस काफ़ी स्टडीज़ में कई स्टडीज़ ये थी कि ये प्रभावित नहीं है, ये प्रभावी नहीं है, या ये इफेक्ट नहीं दे रही हैं। तो अभी थर्ड जो वेरिएंट जो ये आया है ओमिक्रॉन, इस पर कौन सी मेडिकेशंस कारगर होंगी? अभी हम कुछ केसेस ऐसे भी देख रहे हैं जहां पर लोगों को 2-2 वैक्सीन लग गई है, उसके बाद भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो है वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग में वो RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी ये संशय का विषय है, अभी भी ये जो है मैटर ऑफ डिबेट है कि विच मेडिकेशन विल बी इफेक्टिव। हालांकि जो सेकेंड वेव में जो मेडिकेशंस थी उनके लिए गवर्नमेंट ने RUHS के अधीक्षक हैं, 22 के जो ओमिक्रॉन के सामने आए ज्यादातर को नेगेटिव कर चुके हैं। अजीत सिंह जी, क्या वही पैटर्न में मेडिसिन को अप्लाई किया जा रहा है जो सेकेंड वेव के दौरान की गई थी ओमिक्रॉन पर, या कुछ बदलाव है? जितने भी 22 केसेस या RUHS के अंदर जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुए थे वो फ्रॉम बिगिनिंग टू डिस्चार्ज, एडमिशन टू डिस्चार्ज, उनके अंदर किसी तरह का कोई सिम्टम्स देखे नहीं गए। एहतियातन हमने उनका शुरू से लेके लास्ट जब तक हमने डिस्चार्ज नहीं कर दिया, उनकी पूरी वाइटल मॉनिटरिंग की गई, उनके ब्लड के सारे टेस्ट किए गए, सभी तरह के कोविड मार्कर्स जो हमें कराने होते हैं किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर वो हमने कराए, उनका सभी का CT स्कैन कराया, किसी के अंदर कोई ऐसा स्कोरिंग वगैरह डिटेक्ट नहीं हुआ। तो जहाँ तक हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी पेशेंट जो ओमिक्रॉन अभी तक RUHS अस्पताल या राजस्थान के अंदर आए हैं वो सभी एसिम्टोमेटिक फेज में रहे हैं, और मोर और लेस सभी के अंदर वैक्सीनेशन की एक अच्छी हिस्ट्री मिली है, सभी में मोस्टली डबल डोज वैक्सीनेटेड हुए हैं। तो जहां सीवियरिटी की हम बात कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है एक तरह का माइल्ड स्ट्रेन है, ये अभी इनिशियल प्रेडिक्शन है, और अभी साउथ अफ्रीका के अंदर इस स्ट्रेन को एग्जिस्ट करे हुए करीब 1.5 से 2 महीने होने जा रहे हैं, और वहां पर भी फिलहाल किसी तरह की कोई मोर्टेलिटी नहीं देखी गई है। लेकिन ब्रिटेन में डेथ हुई है सर, अमेरिका में डेथ हुई है। जो फिगर्स अभी UK और या US के निकल के आ रहे हैं, जहां पर कि कुछ ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा के मिक्स केसेस भी सामने आ रहे हैं, और उन केसेस की वजह से उनके अंदर स्कोरिंग इवन 18 इवन 20 का स्कोर भी HRCT के अंदर देखा गया है। तो जहां तक हमारी तैयारी की बात है, जैसा कि आपने पूछा कि सेकंड वेव से आपने क्या सीखा, सेकंड वेव की जो मेडिसिन हो, चाहे ICU बेड्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, राज्य सरकार अपने स्तर पर पूरी तरह से मुस्तैद है। देखना यह है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करते हुए हम खुद कितने थर्ड वेव की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ये बड़ा एक सोचनीय विषय है। तो बार बार हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्लस राज्य सरकार की गाइडलाइन के माध्यम से हम पूरी तरह से संवेदनशील होते हुए जनता को भी संवेदनशीलता के साथ ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो जिस लेवल पर जो लापरवाही हो रही है, अभी भी आपने लाल कोठी सब्जी मंडी का जो एक व्यू दिखाया, उसमें भी करीब मुश्किल से 1 या 2 ऐसे सज्जन होंगे जिन्होंने मास्क लगा रखा। तो ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है, और जो हमारी गाइडलाइन है उस पर हमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार को रिजिड होने की आवश्यकता नजर आ रही है। गाइडलाइन पे मतलब सर
कि एक बार फिर से सबके चालान काट दिए जाए जिसके चेहरे पर मास्क ना हो? उससे तो बेहतर है, अस्पताल पहुंचाने से तो बेहतर है ये स्थिति सर। कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ पेनल्टीज वो है और स्ट्रिक्टली इसको कराना पड़ सकता है, जिससे कि इस थर्ड वेव के अंदर जो ये लापरवाही बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं सुधार की तरफ अंकित हो। लेकिन मुझे ऐसा ध्यान नहीं है सर, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस जो जारी की गई थी उसमें से बहुत सी रियायतें दी गई, लेकिन मुझे ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि ये रियायत दे दी हो कि आप मास्क मत लगाइए। बिल्कुल, कहीं किसी भी गाइडलाइन की किसी लाइन में ये नहीं कहा गया। सब जगह हमने एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वर्ड को यूज किया, जिसका मतलब सिंपल सा है, आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और अपना सैनिटाइजेशन करना है। सिंपल वे में विदाउट एनी एक्सपेंडिचर अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करते हैं तो हम एक बहुत बड़े जो खर्चा है, जिसको संवेदनशीलता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि न तो आपको आईसीयू बेड की जरूरत पड़ेगी, न दवा की जरूरत पड़ेगी और न किसी हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ेगी। ये मैं आपके माध्यम से। ठीक है डॉक्टर अशोक सिंह जी, सर जागरूकता जनता में बहुत ज्यादा है, बस उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सबको पता है मास्क लगाना है, सबको पता है हाथों को सैनिटाइज करना है, लेकिन सब सोच लिए हैं कि वो सुपरमैन हो चले हैं, सुपर विमन हो चले हैं, 2 डोज लगवा ली है, इसलिए उस आचरण को वो छोड़ रहे हैं। आपको लग रहा है एक बार फिर से गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि अगर बच गए तो एक बार फिर से जिंदगी को जी पाएंगे, और अगर इसके चक्कर में पड़ गए तो फिर घरों में क्या धोना पड़ जाएगा। जी, मेरा ये कहना है कि ये मान लेना कि मेरे वैक्सीन लग गई है और मैं पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड हूँ, वो गलत है। वैक्सीन की भी अपनी सीमा है, करीब 70% तक ही इसका कवरेज हो पाता है सेफ्टी का। और जो अभी लेटेस्ट लैंसेट जो है हमारे जर्नल आता है मेडिसिन का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन वो इम्यूनिटी को बाईपास करके एस्केप फिनोमेना से चला जाता है, क्योंकि वो अगर अपन डेप्थ में जाएं तो उसमें टी सेल और एंटीबॉडीज़ का रोल आता है, तो एंटीबॉडीज़ को तो वो ओवर रूल कर जाता है। तो ये लोगों के दिमाग में गलत है कि जो एक बार वैक्सीनेटेड हो गया या एक बार इन्फेक्टेड हो गया वो दोबारा नहीं होगा। ये देखा जा रहा है, जो साउथ अफ्रीका में भी जो जितने केसेज हैं वो सब री इन्फेक्शन के थे, ऑलरेडी उनको कोविड हुआ था, एंटीबॉडीज़ थी, इवन देन उनको ये ओमिक्रॉन ने ग्रसित किया है। और वो का वो सीन अपने यहाँ भी है। अपन ने वैक्सीनेशन तो करा रखी है, लेकिन उस वैक्सीन से 100% कोई इम्यूनिटी डिजीज से नहीं मिल पाती है। तो इसलिए पब्लिक को ये तो मानना ही पड़ेगा कि आप इतने कोई सेफ नहीं हो गए हो, आप कोई हीमैन या जो भी आप बता रहे हैं उस तरीके से सुपर पावर नहीं हो चुके हो। ये उन लोगों के दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तभी जाके वापस जागरूकता आएगी। और कुछ मेरा कहना है स्ट्रिक्टनेस भी वापस होनी चाहिए, मास्क की अनिवार्यता होनी चाहिए। और आप देखें तो मैक्सिमम जो रूल तोड़ा जाता है वो हॉस्पिटल्स में ही तोड़ा जा रहा है। पेशेंट्स जो सोशल डिस्टेंसिंग पेशेंट्स रखते ही नहीं हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, तो वो एक दूसरे से चिपके हुए खड़े रहते हैं। वो सबसे बड़ा, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि सबसे बड़ा सोर्स तो वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से ट्रीटमेंट की हम उम्मीद लेके जाते हैं, वहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग टूट जाती है। मास्क तो चलो ठीक है, हॉस्पिटल में उनको रखना पड़ता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग 99% टूट जाती है। वो आगे जाके अपने को। ठीक है डॉक्टर नीलेश जैन जी, सर मेडिसिन को लेकर मैंने सवाल किया तो आपने कहा कि अभी इस तरीके की मेडिसिन को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन सर एक और सवाल आपसे है। सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से इस ओमिक्रॉन के लिए कहा जा रहा है कि एयर टू एयर ट्रेवल करता है, क्या इसको लेकर कोई कंफर्मेशन आई है? क्योंकि डेल्टा वेरिएंट ड्रॉपलेट के माध्यम से होता था, अगर एयर टू एयर ट्रांसमिशन होगा तो ज्यादा घातक होगा। जैसा देखा गया है कि अभी तक जितने भी ओमिक्रॉन पे जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें यही देखा गया है कि ये डेल्टा वेरिएंट जितना घातक नहीं है, पर हम अभी भी ये जो है मैटर ऑफ डिबेट है और इस पे अभी ये कह पाना बहुत ही जल्दी होगा कि ये कितना घातक हो सकेगा। जहाँ तक कि सर ने अभी बात की थी कि वैक्सीन के बारे में, तो कोई भी वैक्सीन किसी को भी 100% प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। तो घातक की जहाँ तक बात करें, एयर टू एयर ट्रांसमिशन, जहाँ तक मेरा संभव है, द वे ऑफ ट्रांसमिशन फॉर ऑल द कोरोना वेरिएंट, चाहे वो फर्स्ट वेव का हो, चाहे डेल्टा हो, चाहे ओमिक्रॉन हो, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय ड्रॉपलेट और पर्सन टू पर्सन और थ्रू द फोमाइट्स, इज द सेम वे। और ये जो वायरस है वो काफ़ी हद तक हवा में भी सर्वाइव कर सकता है। तो मास्क लगाना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, केवल यही चीज़ है जो हमको
काफ़ी हद तक थर्ड वेव को नहीं लाने सर, ये में नियम क्यों नहीं जो है निकाला मदद करेगी। जाता हम चाहते हैं कि ऑथेंटिक मास्क का इस्तेमाल सभी करें। अगर 15-15 रुपए के कपड़े वाले मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा और एयर टू एयर ट्रैवल करके ट्रांसमिट होता है तो वो तो उसको बचा नहीं पाएगा सर। ये तो ऐसे ही हो गया कि 100 रुपए के हेलमेट के साथ 70 की स्पीड 80 की स्पीड पर मोटरसाइकिल चलाना दिखाने के लिए है, लेकिन सुरक्षा तो देगा नहीं। तो कठोर गाइडलाइन क्यों नहीं? हमारी जागरूकता जरूरी है। जैसा कि सेकेंड वेव में डबल मास्क लगाने की जो गाइडलाइन आई थी कि डबल मास्क जो है काफ़ी हद तक पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन को कम कर पाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, आपने मास्क भी लगा दिया, आपने 95 मास्क, हम ये देखें कि जिन लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, जैसा कि सर ने बताया कि मात्र 15 से 20% लोग ही मास्क यूज़ कर रहे हैं। मैं और थोड़ा सा उसके विषय में जानना चाहूँगा, जो 15 से 20% लोगों ने मास्क लगा रखे हैं उनमें से कितने लोगों ने मास्क को सही ढंग से लगा रखा है? मास्क को आपने देखा होगा, कुछ लोग मास्क को नाक के नीचे तक लटका के रखते हैं, चिन तक लटका के रखते हैं। यदि दूसरे से बात करनी होगी मास्क लगा के रखेंगे, पर यदि सामने वाले से बात करनी होगी तो मास्क को नीचे करके बात करेंगे। तो दिस इज द वे हाउ यू आर ट्रांसमिटिंग द डिजीज। सो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर और मास्क का सही तरह से यूज। हम 10 बार मास्क को जो उसकी फ्रंट सरफेस है उसको बार बार टच करते हैं तो वायरस यदि कहीं पे भी होगा तो हमारे हाथ पे होगा, वो हाथ हमारे मोबाइल पे जाते हैं, हम मोबाइल को नहीं धो सकते हैं, उस पर सैनिटाइजर नहीं लगा सकते हैं, सैनिटाइजर लगाने से कई बार उसकी स्क्रीन खराब हो जाती है। बट यू आर ट्रांसमिटिंग थ्रू हर वायरस के लिए कहा जाता है कि शुरुआत में वो काफी कम असर डालता है, धीरे धीरे वो घातक होता जाता है, उसमें बदलाव आते जाते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट के हिसाब से हो या मैन टू मैन वो जिस तरीके से ट्रैवल करता है उस हिसाब से। क्या जो ओमिक्रॉन है आने वाले वक्त में घातक साबित हो सकता है? अभी हालांकि हम ये कह रहे हैं कि घातक नहीं है, माइल्ड केसेस आ रहे हैं, जल्दी सही हो रहे हैं, लेकिन सर अगर तेजी से बढ़ा और इसमें म्यूटेट हो गया तो ये भी घातक हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी तक जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है उसके अंदर ऑलरेडी जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें 35 म्यूटेशंस हो चुके हैं। और ये जो अभी फिलहाल पिछले 1.5 से 2 महीने से साउथ अफ्रीका के अंदर जो स्ट्रेन एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी जो सीवियरिटी अब धीरे धीरे डेथ्स का भी आंकड़ा सामने आने लग गया है, उसको देखते हुए आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि एक और म्यूटेशन या 2 और म्यूटेशन ऐसे हो जिनका कि स्ट्रेन का विरुलेंस इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक हो। तो ऐसी सीवियरिटी आने वाले समय के साथ पता पड़ेगी। और अगर वायरस का कहीं म्यूटेशन होता है और जिस ढंग से फिगर बढ़ रहे हैं उसको देखें और इसका 10% भी अगर हॉस्पिटलाइज या सीवियरिटी में पेशेंट कन्वर्ट होते हैं तो वो उसमें हमारे लिए काफ़ी बड़ी विकट समस्या हो सकती है। कि सर राजस्थानी ऐसा है जहां तेजी से कंट्रोल हो रहा है, उसके पीछे की वजह कुछ भी हो सकती है। महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु हो गया, आंध्र हो गया, उड़ीसा हो गया, फरीदाबाद हो गया, यहां तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चों के अंदर केसेस आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरे देश के अंदर कंट्रोल है सर, कई जगहों पर तेजी से बढ़ भी रहा है, वो कभी भी राजस्थान आ सकता है। जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे जिस ढंग से केसेस बढ़ रहे हैं, एक उम्मीद और एक ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हमारा आंकड़ा भी हज़ारों के अंदर कहीं हो ना हो। तो इसके लिए हमें अभी से ही इस ट्रेन को पूरा क्लोजली मॉनिटर करना है। और जो हमारे लेक्यूनाज हैं जिसको हम बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, बार बार हम इसके लिए कह भी रहे हैं कि आप जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करिए। कहीं कोई आपका वैक्सीनेशन अभी भी किसी फैमिली में नहीं हुआ है तो वो फैमिली भी आगे आए और अपना वैक्सीनेशन को, डबल डोज को कंप्लीटली लेने की कोशिश। ठीक है सर, सभी सख्ती की बात करें तो क्या एक उदाहरण आप देना चाहेंगे या सजेशन कहिए कि वो सख्ती से लागू होनी चाहिए? जी हाँ, एक जो आप मास्क लगाने का ही एक सिंपल सा एग्जांपल है, उसी को हम हमारे इंस्टीट्यूशनल एक प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के तौर पे लें तो उसको भी अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है। ठीक है, डॉक्टर अशोक सिंह जी, सर मेरे पास थोड़े वक्त की कमी है। डॉक्टर अशोक सिंह जी, एक सजेशन जो सरकार को सख्ती से लागू करना चाहिए। जी, मास्क प्लस सोशल डिस्टेंसिंग जी, ये हम खुद कर सकते हैं। जी, मेरा कहना है कि सजेशन ये है कि मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी स्ट्रिक्ट कर दी जाए जी, और जो फ्री फ्लो हो रहा है पब्लिक का रोड्स पे, उस पे भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन करने के लिए या तो मार्केट्स को पार्शियल ब्लॉक किया जाए या नाइट कर्फ्यू लगाया जाए
इस तरीके की चीज़ें अब वापस अगर समय पर कर दी जाएगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, बचाव भी उपचार ठीक है सर। डॉक्टर नीलेश जैन जी, एक सजेशन जो सरकार को सख्ती से लागू करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सर दुर्घटना ना हो, देरी हो जाए कोई बात नहीं, यहाँ देरी का मतलब सुझाव है। अनावश्यक भीड़ और जो पार्टीज़ या मैरिज पार्टीज़ जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा जो है अभी तक कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है, वहाँ पे सरकार को सख्त रहने की आवश्यकता है। और मास्क नहीं तो बाहर नहीं, सरकार को इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सख्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि मास्क का प्रॉपर प्रयोग ही हमको थर्ड वेव से बचा सकेगा। तो मास्क और अनावश्यक जहाँ पे भी गैदरिंग है, भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, वहाँ पर सरकार को थोड़ा सा सख्त नियमों का जो है वो सुझाव देना चाहिए। ठीक है सर, और मेरी तरफ से व्यक्तिगत ये सुझाव है कि जो बाहर से लोग राजस्थान में आ रहे हैं, कम से कम उनके लिए मैंडेटरी किया जाए कि जिन्होंने डबल डोज वैक्सीन की ले ली है, राजस्थान में बस वही प्रवेश करें, क्योंकि देश के अंदर 135 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। जिन्होंने अभी भी 2 डोज नहीं ली है, मतलब वो लापरवाह है, और लापरवाही को राजस्थान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अजीत सिंह जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक सिंह जी और नीलेश जैन जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको अपनी सतर्कता 2020 के बराबर रखनी है, यानी कि जितना डर आपके अंदर था उस डर को अपने अंदर रखिए, ताकि जब हम 2022 में प्रवेश करें तो 20 के जैसे हालात ना हो, बल्कि चेहरे पर मुस्कान हो और 2022 में खुशी खुशी हम जा रहे हैं। नमस्कार।